ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे। बच्चा होना भी चाहिए। देखो, हम लोगों ने 5.2 का जो भी जितना भी बेसिक था, चाहे वो पैरेलल लाइन के रिगार्डिंग हो, ट्रांसवर्स लाइन के रिगार्डिंग हो, उन पे डिपेंडेंट, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, एडजेसेंट, है ना, या फिर इंटीरियर, को इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये तमाम प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ऑलरेडी जज कर चुके हैं, बराबर है। अब उसके रिगार्डिंग जो 5.2 एक्सरसाइज है, वो जरा हम लोग देख लेते हैं। हालांकि अपना हो चुका है ना, लेकिन फिर भी वीडियो के फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को इख्तियार नहीं किया था, इसलिए मैं फिर से आपको वो चीजें रिपीट करा रहा। ये सब चीजें अपने होने के बाद हम लोग सीधा सीधा अपना जो आपका एक्स्ट्रा स्कूल में लिया जा रहा है 4 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी, कौन सा एक्सरसाइज 4.4 पे मैं पूरा खत्म करके फिर रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा पहले चैप्टर से। ओके, तो चलो बच्चा, स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी तमाम बच्चों का मैं वेलकम करना, चलो, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। तो अगर सपोज किसी बच्चे ने अगर सपोज हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने कर चुके हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। तो चलो देखो बच्चा, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो देखो, 5.2, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सरसाइज 5.2, अगर सपोज आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर लोगे। अभी जैसे कि ये पहला सवाल जो है, ठीक है, मैंने आपको बोला था रे इसकी पीडीएफ फाइल ले लेना करके, आपने किया नहीं, क्योंकि ये सवाल लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट होता। अब अच्छा है डिजिटल स्केल है तो, है कि नहीं? देखो, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8, ये लाइन ए है, लाइन बी है। जैसे पहला सवाल वो बोल रहा है कि अगर ए पैरेलल टू बी है, ठीक है, देन एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, ये इक्वल क्यों है, ऐसा उसका कहना है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, तो ये एंगल 1 है बड़ा, और ये एंगल 5। तो मैंने आप लोगों को बताया है, जो एंगल उसके नीचे वाले एंगल को छोड़ के उसका नीचे वाले एंगल के साथ इक्वल होता है, हमेशा याद रखना, उसे हम लोग करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी के वजह से वो क्या है, इक्वल है। दूसरा बोल रहा है कि अगर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 है, ध्यान दे, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 है, देन उसका कहना यह है कि ए पैरेलल टू बी है। रीजन क्या होगा, ध्यान दे बड़ा। अगर सपोज ये ए, देखो एंगल 4 जो दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, और एंगल 6, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दोनों इक्वल है। तो अगर वो दोनों एंगल इक्वल है, तो लाइन ए और बी 100% पैरेलल होती है, लेकिन कब? जब उन दोनों के बीच में, जो भी दो पैरेलल लाइन है ना, उन दोनों के बीच में एक तो को इंटीरियर एंगल की सम 180 हो, मतलब 3 और 6 के एंगल का सम, या फिर 4 और 5 का सम 180 होना चाहिए था, या फिर उन दो किसी ना किसी के बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी रहनी चाहिए थी, या फिर करस्पॉन्डिंग तो नहीं दिख रही 4 और 6 में, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए था, अल्टरनेट, मतलब जेड फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आप देखोगे तो ये देखो, ये जेड फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब 4 और 6 के बीच में जेड फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? बिकॉज बोलना, बिकॉज इन एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट प्रॉपर्टी इज फॉलो, अल्टरनेट प्रॉपर्टी, अल्टरनेट प्रॉपर्टी इज फॉलोड, हेंस ए पैरेलल टू बी, मतलब लाइन ए जो है पैरेलल है बी को। क्लियर हुई बात सभी को ना? अच्छा, अब तीसरा सवाल उसी में है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 रहा, तो कहना है कि ए पैरेलल टू बी है क्या? हाँ भाई, बताओ, बोल रहा है कि अगर सपोज एंगल 4, ध्यान देना, ध्यान दे बड़ा, एक मिनट, एंगल लिख लेता मैं। ये कौन सा था? 4, ये कौन सा था? 5, और ये
6। अब चीजों को पकड़ो वाला, एंगल 4 वाला और एंगल 5, अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये दो एंगल, अंदर के दो एंगल की सम 180 रहे तो 100% ए और बी जो दो लाइन है वो 100% क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि को इंटीरियर एंगल को वो प्रॉपर्टी फॉलो करती है। रीजन क्या बोलना उसका? बिकॉज बिकॉज एंगल 4 एंड एंगल 5 आर फॉलोड को इंटीरियर प्रॉपर्टी। ये 4-5 ही प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन में, ये अच्छे से कर लिए ना, खत्म काम, कुछ नहीं है उसमें। क्लियर है? को इंटीरियर प्रॉपर्टी को वो फॉलो करते हैं, हेंस ए पैरेलल टू बी है। क्लियर हुई बच्चा बाड़ा सभी को? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दूसरा वाला। दूसरे वाले एग्जांपल में ध्यान दे बच्चा, ये सवाल में ऐसा बोल रहा है, सेकंड सवाल है आपका, डायग्राम यही आपके सामने है। पेयर बताओ बोल रहा है। पहला सवाल क्या है? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग। कौन सा पॉन्डिंग? करस्पॉन्डिंग। अब करस्पॉन्डिंग मतलब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब वो एंगल जो एंगल के नीचे का वाला एंगल छोड़ के नीचे वाला, या फिर ऊपर वाले का एंगल छोड़ के ऊपर वाला, या फिर बाजू वाले का एंगल छोड़ के बाजू वाला, या फिर आजू वाले का एंगल छोड़ के आजू वाला। समझ रहे हो? मतलब देखो, कोई भी अगर बताना है तो ये एंगल 4 है, उसके जस्ट नीचे वाला एंगल को छोड़ के कौन सा है? जस्ट 8 है, मतलब एंगल 8, ये एक पेयर हो गया। उसके बाद और बताओ उसी साइड का एंगल 3, एंगल 3 इसका नीचे वाला एंगल छोड़ के उसके नीचे वाला, मतलब एंगल 7, ये करस्पॉन्डिंग पेयर हो गए। सेम राइट हैंड साइड में देखना, एंगल 1 उसके नीचे वाला एंगल छोड़ के नीचे वाला कौन सा? एंगल 5। क्या ये बात क्लियर हुई? अब ये एंगल 2 वाला जो दिख रहा है उसके जस्ट नीचे वाला छोड़ के उसके नीचे वाला एंगल 6 बड़ा, ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। क्लियर हुई बात सभी को? कोई डाउट है? चलो दूसरा, उसमें आपको सवाल उसने पूछा है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताओ बोलते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर बोल रहा है, इंटीरियर, इसमें एक्सटीरियर भी रहता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। हाँ, इंटीरियर एंगल। अब पूछा है क्या? नहीं पूछा है तो रहने दो। देखो अब सबसे मेन ध्यान दे रहे बड़ा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब सीधा सीधा दिमाग में क्या बना के रख दो? जेड, चाहे उल्टा बोलो सीधा बोलो कैसे भी बोलो। चलो, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये अंदर के एंगल के बारे में ही बात चल रही है, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के ही एंगल। तो देखो जेड अंदर में कहा बन रहा है ये देखो, तो भाऊ पहला एंगल है एंगल 3 और किसमें बन रहा है? एंगल 5। ये दोनों भले ही इक्वल है लेकिन उसने पेयर बोला है इसलिए मैं पेयर दे रहा। ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 5, या फिर कॉमा भी दे दो चलेगा। अब उसके बाद जैसे ऐसा जेड है तो उल्टा भी तो जेड हो सकता है, ऐसा। तो ऐसा और ऐसे में कौन से एंगल है? एंगल 2 एंड एंगल 8। ये क्या हो गए? जेड में बनने वाले एंगल जो कि क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। अब उसके बाद तीसरा उसमें बोला है उसने क्या कि भाई द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। दिमाग खराब करने का काम किया है, बाकी कुछ नहीं। मेरे को एक बात बता, पेयर पूछा है किसका? इंटीरियर एंगल का, जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो, मतलब एक तो लेफ्ट साइड वाले हो या फिर राइट साइड वाले हो। क्लियर है? अब लेफ्ट साइड वाला अगर सपोज मैं देखता हूं इंटीरियर एंगल, लेफ्ट साइड वाले ये तो इंटीरियर हो गए ना, तो कौन से दिख रहे हैं? एंगल 3 एंगल 8। राइट साइड वाले एंगल 2 एंगल 5। खत्म। जो वन साइडेड है, इंटीरियर है लेकिन वन साइडेड। भाई वन साइडेड मतलब एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाले या तो राइट हैंड साइड वाले। कोई शक है किसी को? चलो, तो इसमें लास्ट सवाल उसने पूछा है हमको बया बनाने के लिए। ठीक है, हम लेकिन उसके चंगुल में फंसने वाले नहीं है, तो ध्यान दो। अब सबसे मेन वाला सवाल पढ़ते हैं हम लोग, क्या? चौथा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल, बस उसके सामने और पीछे वाला, बस वही वर्टिकली होता है। चलो देखो बरा, अगर मैं किसी को भी पकड़ू, एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट कौन दिख रहा है? एंगल 1। पेयर बोला है क्या? पेयर नहीं बोला है, तो इसमें इक्वल दिखा सकते हैं हम लोग। भाई वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं ना, एंगल 1 और एंगल 4 का उसके सामने वाला एंगल 2। सामने मतलब ऐसे अपोजिट में, नहीं तो बोलोगे सर ये सामने है, वैसा नहीं, इसके जस्ट ऐसे बिल्कुल आठ सेम दिखने वाला, ठीक है। उसके बाद एंगल 8 का, एंगल 6 बस उसके ऐसे तिरपे देखना, तिरपा। एंगल 7 का उसका तिरपा देखना, एंगल 7 का एंगल 5। कोई शक वाला? दोनों के दोनों एग्जाम्पल खा गए। अरे कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ये तीसरा सवाल है आपका, जो बड़ा आसान है, जिसका कहना ये है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर गिवन क्या दिया है, उसने पहले लिख देना कभी भी। गिवन दिया है P पैरेलल टू Q, और ये इसको नाम नहीं दिया कि कुछ तो भी बिचारी को, ट्रांसवर्सल को नाम नहीं दिया, अपन दे देते X। लो तुम लोगों ने क्या बोले? Z। एंड अपन दे देते Z इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। कोई शक? P पैरेलल टू कौन है? Q है, और Z इज ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर सपोज वैसा रहा सरे आम, तो एक चीज याद रखना बड़ा, अपने सारे प्रॉपर्टीज लगते, अल्टरनेट एडजेशन वगैरह। तो गिवन सिर्फ यही था क्या, और क्या था कि भाई एंगल, ये कुछ तो भी नाम दे दे इसको, कहा साइड का, उधर में है ही नहीं एंगल, तो इसको कुछ तो भी नाम दे दो। इसको ये 125 जो है ना, इसको x दे दो, ठीक है। एंड एंगल x कितना है भाऊ? 125। क्योंकि देखो जब तक आप उसको कोई तो भी नाम नहीं दोगे, अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, ये z जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, चीजों को पकड़ो। z देखो हर एक के लिए मैं निकाल रहा हूं अभी, हाँ क्या कर रहा हूं मैं? फॉर f, कौन सा एंगल? फॉर एंगल f। तो एंगल f के लिए जैसे मैं चीजें प्रोसीड कर रहा हूं, तो चीजों को पकड़ो, क्या होगा? एंगल f के लिए बोल रहा हूं मैं, हाँ। तो क्या ये आपको लाइन z वाली बिल्कुल स्ट्रेट लगती है? और ये ऐसी लाइन है, यहाँ पे कितना है? 125। एज, ध्यान देना, एज लाइन z इज, लाइन z इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट लाइन। जैसे वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो अपने दिमाग में कौन सी प्रॉपर्टी आती है? लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आता है, मतलब एंगल x, और ये f बोला है ना, एंगल x प्लस एंगल f दोनों को मिलाओगे, क्योंकि दोनों तो वैसे एडजेसेंट एंगल है। स्ट्रेट लाइन में अगर दो एडजेसेंट एंगल रहते हैं, तो वो कितना डिग्री का सम कराते हैं? 180 का। रीजन बड़ा, लीनियर पेयर है करके। क्या बोलोगे? लीनियर पेयर। ये जब भी स्ट्रेट लाइन हो और दोनों के बीच में अगर सपोज दो एंगल हो, एक स्ट्रेट लाइन में अगर दो एंगल हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना उन दोनों की सम, जिसे हम एडिशन बोलते हैं, वो कितनी होती है? 180 होती है। तो एंगल x कितना है तुम्हारे पास? क्या बोलोगे? बट एंगल x इक्वल्स टू 125। देयरफॉर पुट करो 125 प्लस एंगल f इक्वल्स टू 180। तो एंगल f इक्वल्स टू कितना होगा बड़ा? वो उधर भगा तो 125 उधर गया तो -125। अब 180 में से 125 गया, 10 से 5 गया 5, फिर 8 से 3 गया 5, मतलब एंगल f कितना आया आपका? अगर एंगल f आपका 55 है, ध्यान से देखना, अगर एंगल f 55 है, तो एंगल f का अपोजिट कौन है? ऐसे बोल सकते हो क्या? एस एंगल f इक्वल्स टू एंगल E। रीजन बड़ा, रीजन वर्टिकली क्या लिखोगे? ध्यान दे, क्या लिखोगे? एंगल E, एक फॉर किसके लिए कर रहा हूं मैं अभी? एंगल E के लिए।
एज एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल एफ। रीजन बड़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो चलो बट, बट बोलना, एंगल एफ कितना निकला अभी जस्ट 55, देयरफॉर एंगल ई कितना होगा 55। खलास, कोई शक किसी को तो भी? चलो अब आ? आ? बड़ा मैंने पहले ई को किया ना बड़ा, ठीक है। अब ध्यान दे, आ? कौन सा वाला? स्टार्टिंग से। ये जेड जो लाइन है बड़ा स्ट्रेट लाइन है, ध्यान देना। जेड जो लाइन है ये क्या है? देखो इस बच्चे को नहीं समझा बोल रहा है। ये जेड देखो सेपरेट सेपरेट में डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा, ये भी ध्यान देना। जेड जो लाइन है क्या है? ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना रे। अब स्ट्रेट लाइन में अगर सपोज आप कोई एंगल ड्रॉ करोगे, किया मैंने, ठीक है, तो भाई जो दो एंगल बनेंगे उनका सम हमेशा याद रखना 180 रहेगा। क्या रहेगा? उनका सम 180 रहेगा, 180। मतलब ये 125 और एफ दोनों मिला के कितना होगा बड़ा? 180। रीजन लीनियर पेयर। अब 125 बाई 80 के तरफ जाएगा, 180 के तरफ, तो फिर माइनस करोगे क्योंकि प्लस का उधर जाता तो माइनस होता है, और वो क्या होगा? 55 होगा। क्या होगा? 55। ये क्लियर है? अब ये 55 है तो एंगल ई जो है एंगल एफ का अपोजिट है ना रे, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए बस उसको देखो, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखोगे तो मार्क नहीं देंगे, ये लिख के देना पड़ता है कि वो उसका वर्टिकली अपोजिट है। लेकिन बट एफ एंगल तो 55 है, इसलिए एंगल ई 55 होगा। ये तो पता ही था ना, एंगल एफ तो निकल ही गया था अपना, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके होगा। क्लियर हो रही है बात? अब दूसरी चीज बड़ा ध्यान दो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी, उसने बोला कि और बाकी के भी एंगल बताओ, तो अभी तक अपने ई और एफ निकले, ये बाकी 6, ये बाकी 6। अब मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, एस, ध्यान दे बड़ा, एस, देखो अब मैं फॉर किसके लिए कर रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान दे। अभी मैं किसके लिए कर रहा? डी के लिए करता, ध्यान दे। फॉर, फॉर एंगल डी, ध्यान दे, फॉर एंगल डी एज, ध्यान देना सारे बच्चे, एज, ये कौन सा था रे? पी और क्यू। पी पैरेलल टू क्या है? क्यू, एंड जेड इज ट्रांसवर्स, जेड इज ट्रांसवर्सल। तो मेरे को एक बात बताओ, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी नहीं लगती? तो देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल डी रहेगा, वो वाला एंगल नीचे उसके बाजू वाला एंगल छोड़ के उसके बाजू वाला इक्वल होता है, क्यू, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ एंगल एफ, ध्यान देना, एंगल एफ भी इक्वल होगा एंगल सी को। रीजन क्या? करस्पॉन्डिंग। तो मेरे को एक बात बताओ, क्लियर हुई क्या बात? ये ऐसा लिखने से अच्छा, अगर मैंने ऐसा लिख लिया तो कितना अच्छा कि एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एक्स, क्यू, करस्पॉन्डिंग। ऐसा ही लिखने से अच्छा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, क्यू, करस्पॉन्डिंग। चलता? करस्पॉन्डिंग, भाई उल्टा का पाल्टा लिखो, पाल्टा का उल्टा लिखो, बात तो एक ही है ना। अब ध्यान दे, बट एंगल एक्स कितना है भाव? 125। तो देयरफॉर एंगल डी कितना होगा? 125। मिल गया कि नहीं मिला? वो भी, अरे ये भी मिला कि नहीं? ये भी 125 ही रहा। अब इसमें भी बोल देना क्या भाऊ, बट क्या बोलेगा? एंगल एफ कितना है? 55 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी कितना हो जाएगा? वो भी 55 डिग्री। रीजन करस्पॉन्डिंग मैंने लिख के दे ही दिया है, तो ये भी 55। अब ये डी और बी के बीच में रिश्ता क्या है? ये इधर बराबर एक के नीचे लिखना, मैं जरा वक्त मतलब जगह कमी है करके वैसा कर रहा हूं। एज एंगल बी, एज एंगल बी के लिखने से अच्छा सीधा सीधा मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूं उसको, क्या कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और
एंगल बी कितना हो जाएगा फिर 125 डिग्री। आ जाओ। और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 55 डिग्री। खत्म। क्या ये बात क्लियर हुई? यही एग्जाम्पल मुझे जितने भी मैंने आपको बताया है, मेरे को कल 2 टाइम्स चाहिए बड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।